यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि अनीका और प्राची का फिक्र बहुत अच्छा था, क्योंकि मार्केट में सभी की नज़रें उन दोनों पर ही गड़ी हुई थीं। जब तक अनीका और प्राची एक ज्वेलरी स्टोर में नहीं घुसी, तब तक लोगों की नज़रें भी उनसे नहीं हटी। फाइनली नक्श ने राहत की सांस ली। जब अनीका की नज़र डेकोरेटिव टेबल पर रखे एक नेकलेस पर पड़ी तो उसकी आंखों में अलग ही लेवल की चमक दिखाई दी। क्या तुम इसे ट्राई करना चाहती हो? नक्श ने मुस्कुराते हुए पूछा। ट्राई करने का क्या ही फ़ायदा? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मेरे लिए इस नेकलेस को खरीदना चाहते हो? यह बोलते हुए अनीका ने पीछे देखा और मुस्कुराते हुए नक्श से बोली, यह नेकलेस 1.5 करोड़ का है। क्या तुमने अब तक इतना पैसा जमा कर लिया है? नक्श ने अनीका के सवाल का कोई जवाब नहीं दिया, बल्कि पीछे मुड़ते हुए उसने उस ज्वेलरी स्टोर की एक स्टाफ लेडी से कहा, हेलो, क्या आप इस नेकलेस को निकाल सकती हैं? मेरी वाइफ उसे ट्राई करना चाहती है। यह सुनते ही वो लेडी उस डेकोरेटिव टेबल की ओर बढ़ी। उसने सबसे पहले नक्श की ओर देखा। ऊपर से नीचे तक नक्श को देखने के बाद उसकी आंखों में नक्श के प्रति नफरत दिखाई देने लगी। सॉरी, हमारे स्टोर की ज्वेलरी को आप टेस्ट नहीं कर सकते हैं, सिर्फ खरीद सकते हैं, कड़क अंदाज के साथ उस लेडी ने जवाब दिया। नक्श के कपड़ों को देखकर उस लेडी को लगा कि नक्श दो खूबसूरत लड़कियों के सामने दिखावा कर रहा है। उस नेकलेस को खरीदने की उसकी कोई औकात ही नहीं है। क्या हम सिर्फ खरीद सकते हैं लेकिन ट्राई नहीं कर सकते? नक्श सकपका गया। अगर मेरी वाइफ उसे ट्राई नहीं करेगी तो हम उसे खरीदेंगे कैसे? कल को अगर वो नेकलेस मेरी वाइफ के लिए सूटेबल नहीं हुआ तो? आप उसकी चिंता ना करें, हमारे स्टोर का स्टाफ बहुत ही स्पेशलाइज्ड है। वो कस्टमर की साइज़ के हिसाब से सारे एडजस्टमेंट कर लेते हैं। वो लेडी नक्श के साथ अपना ज़्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहती थी। ये सब देखकर अनीका के चेहरे के एक्सप्रेशंस पूरी तरह से बदल गया था। वो जानती थी कि नक्श कोई बड़ा आदमी नहीं है, बल्कि एक बड़े आदमी के अंडर में काम कर रहा है। हालांकि नक्श का बॉस उसका बहुत वैल्यू करता है, लेकिन 1.5 करोड़ रुपए कोई छोटी रकम नहीं है। भले ही अब अनीका के पास जावेरी परिवार के 60% शेयर्स आ गए थे और वो एक इंपोर्ट एक्सपोर्ट कंपनी की भी संभाल रही थी, लेकिन वो पैसा भी राहुल बिंद्रा का था। वो तो बस उसे संभाल रही थी। नक्श, क्यों न हम यहाँ से चलें? अनीका ने नक्श का शर्ट खींचते हुए कहा। यह सुनकर नक्श ने एक गहरी सांस ली। उसने सोचा कि सूरत में इस ज्वेलरी स्टोर से अच्छे और भी कई सारे स्टोर्स हैं। अगर अनीका को नेकलेस चाहिए तो वो उसे अच्छे से अच्छा नेकलेस दिला सकता है, लेकिन वहाँ से निकलने में नक्श को बिल्कुल भी हेजिटेशंस नहीं हुई। हालांकि उसी समय एक तीखी आवाज़ सुनाई दी, इस नेकलेस को बाहर निकालो, मुझे इसे ट्राई करना है। उन्होंने देखा कि एक खूबसूरत औरत एक मोटे आदमी का हाथ पकड़कर उस डेकोरेटिव टेबल के सामने खड़ी और उसे वही नेकलेस की तरफ पॉइंट आउट कर रही है जिसे अनीका ने पसंद किया था। जी, 1 मिनट रुकिए, यह बोलते हुए स्टाफ लेडी ने डेकोरेटिव टेबल से उस नेकलेस को बाहर निकाला और उस औरत के हाथ में थमा दिया। यह देखकर नक्श का चेहरा पूरी तरह से ग्लूमी हो गया। एक्सक्यूज मी, तुमने तो कहा था कि इस स्टोर में सिर्फ खरीद सकते हैं, ट्राई नहीं कर सकते। नाखुश होते हुए नक्श ने उस लेडी से पूछा, लेकिन क्या आप इसे अफोर्ड कर सकते हैं? नफरत की नज़र से नक्श को देखते हुए बोली, मैंने आपके जैसे बहुत सारे गरीब लोग देखे हैं जिनके पास में पैसा तो होता, लेकिन ट्राई करने के बाद वो सिर्फ फ़ोटो क्लिक करते हैं। उनकी 1.5 करोड़ के नेकलेस खरीदने की औकात कहाँ होती है? अगर 1.5 करोड़ का नेकलेस खरीद लिया तो फिर उनके जैसा नंगा खाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या? सीधे तौर पर उस लेडी ने नक्श की बेइज्जती कर डाली थी। कहना क्या चाहती हो तुम? नक्श ने कड़क अंदाज में कहा, यही कि अगर आप इसे अफोर्ड कर सकते हो तो फिर सीधा खरीद क्यों नहीं लेते? इम्पेशेंट होते हुए उस लेडी ने कहा, आपके जैसा गरीब पूरे साल में कितना पैसा कमा लेता है? आपको ट्राई करने दिया तो हमारा नेकलेस खराब हो जाएगा, गंदा हो जाएगा, फिर उसकी क्लीनिंग फीस भी हमें ही देनी पड़ती है। उसी समय उस मोटे आदमी ने उस स्टाफ लेडी के फिगर की ओर देखा और उसके मन में लड्डू फूटा। मुस्कुराते हुए बोला, ये ब्यूटी एकदम सही बात कह रही है,
यह एक लग्जरी ज्वेलरी स्टोर है। कुछ लोग होते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता, वो अपनी रोज़ की ज़िंदगी में काफ़ी स्ट्रगल करते हैं, लेकिन लोगों के सामने ऐसे दिखाते हैं जैसे पता नहीं कहाँ के करोड़पति हैं। गरीब तो वैसे भी गरीब ही रहेगा। ये मत सोचो कि अगर तुमने अच्छे कपड़े पहने हैं तो तुम इस नेकलेस के हकदार हो। पैसा कमाया जाता है और झूठी शान सिर्फ दिखाई जाती है। उस औरत का इशारा अनीका की तरफ था। यह सुनकर अनीका के एक्सप्रेशंस काफ़ी ऑकवर्ड हो गए। हालांकि उसके पास 1.5 करोड़ जितनी सेविंग्स नहीं थी वो उस नेकलेस को खरीद सके। नक्श चलो, जल्दी से यहाँ से चलते हैं, अनीका ने हल्का सा अपना सर झुकाते हुए कहा। नक्श ने कुछ नहीं कहा, लेकिन अनीका के सामने अपना हाथ हिलाया। अनीका ने जल्दी से अपना एटीएम बाहर निकाला, उसे स्टोर के अकाउंट पर फेंकते हुए कहा, मुझे नहीं पता कि तुम लोगों का क्या रिएक्शन होगा। इस स्टोर में जितनी भी ज्वेलरी है उसे पैक कर दो। मैं मेरी बीबी के लिए यहाँ से सब कुछ खरीद रहा हूँ। उस स्टाफ लेडी ने नक्श के ब्लैक कार्ड पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया और अपनी ही अकड़ दिखाते हुए बोली, ओह, ऐसी बात है तो मैं आपको बता देती हूँ कि 1 घंटे पहले ही हम हमारे स्टोर का सारा माल चेक किया है। हमारे स्टोर में 80 करोड़ रुपए की ज्वेलरी है। अगर आपके कार्ड में उतना पैसा नहीं निकला तो मुझे पुलिस को बुलाकर आपको पुलिस स्टेशन भेजना पड़ेगा। उसके बाद उस लेडी ने अपने कंप्यूटर पर कुछ टाइप किया, लेकिन जब वो कार्ड सक्सेसफुल स्वाइप हो गया तो उस लेडी के होश ही उड़ गए थे। जब उस लेडी की नज़र नक्श के ब्लैक कार्ड पर पड़ी तो वो पूरी तरह से शॉक्ड रह गई। उसके पैर कांपने लगे थे। सभी की शॉक्ड नज़रों के बीच वो लेडी ज़मीन पर बैठ गई और फूट-फूट कर रोने लगी। जब स्टोर के मैनेजर ने ये सब सुना तो वो भी तुरंत ही दौड़ते हुए वहाँ आया। जब उसकी नज़र कंप्यूटर पर शो हो रहे नक्श के बैलेंस पर पड़ी, तो उसके शरीर का बैलेंस पूरी तरह से बिगड़ गया था। रोते-रोते उस लेडी ने अपने मैनेजर को सारा इंसिडेंट एक्सप्लेन किया। उसके बाद मैनेजर ने अपने दोनों हाथों से उस ब्लैक कार्ड को उठाया और नक्श को देते हुए बोला, सर, क्या ये कार्ड आपका है? मेरा नहीं है तो क्या तुम्हारा है? कठोर अंदाज में नक्श ने जवाब दिया, आई एम सॉरी सर, हमारी लापरवाही की वजह से आपको नेग्लेक्ट किया गया। आई एम वेरी सॉरी टू यू। वो मैनेजर इतना ज़्यादा डर गया कि उससे ठीक से बोला भी नहीं जा रहा था। हाँ, माफ़ी तो बनती ही है। नक्श ने अपना ब्लैक कार्ड लिया और बोला, सारा सामान पैक कर दो, सूरत के स्टार विला पहुंचा दो। उसके बाद नक्श ने उस मोटे आदमी और उसके साथ आई उस खूबसूरत औरत को कड़क अंदाज में देखा। वो दोनों इतना ज़्यादा डर गए कि उनके हाथ पैर कांपने लगे और वो तुरंत ही उस ज्वेलरी स्टोर से भाग निकले। चलो बीबी, अब चलते हैं। पीछे मुड़कर नक्श ने मुस्कुराते हुए अनीका से कहा। वहाँ मौजूद लोगों ने जब सूरत के स्टार विला का नाम सुना तो उनके चेहरे के एक्सप्रेशंस हिल गए थे। उन्हें पता था कि जो लोग वहाँ रहते हैं वो सूरत के ही नहीं बल्कि इंडिया के सबसे बड़े अमीर हैं। मुझे तो बस उस नेकलेस को ट्राई करना था, तुमने इस स्टोर की सारी ज्वेलरी क्यों खरीद ली? अनीका बहुत ही कंफ्यूज थी और बोली, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा कहाँ से आया? यह पहली बार है जब मैंने तुम्हारे लिए कुछ खरीदा है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ खरीदना चाहता हूँ। अपना सर खुजाते हुए नक्श ने कहा, बात को पलटो मत, मेरे सवाल को अवॉइड करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे सच सच बताओ, तुम्हारे पास इतना सारा पैसा आया कहाँ से? अनीका को बेवकूफ़ बनाना इतना आसान नहीं था। अरे 2 दिन से मैं बॉस के साथ एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ ना, तो उस प्रोजेक्ट की डील 1,000 करोड़ रुपए में हो गई है। तो बॉस ने खुश होते हुए मुझे 100 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दिया। अपने चेहरे के एक्सप्रेशंस को नहीं बदलते हुए नक्श ने झूठ कहा। अनीका अब और भी ज़्यादा कंफ्यूज्ड हो गई थी। एक बॉस इतना जीनियस कैसे हो सकता है कि 100 करोड़ रुपए का इंसेंटिव दे? लेकिन इससे पहले कि अनीका आगे कुछ पूछती, उसी समय नक्श का फ़ोन बजा। जब नक्श ने देखा कि कॉल मिस जूली का है तो उसने तुरंत ही कॉल उठाया। हेलो नक्श, क्या तुम अभी फ्री हो? मिस जूली कुछ ज़्यादा ही साउंड कर रही थी। मैं फ्री हूँ, क्या बात है? पजल होते हुए नक्श ने पूछा। जल्दी से स्टोर आ जाओ, एक मैटर को सेटल करने में मुझे तुम्हारी ज़रूरत है।
इससे पहले कि नक्श कुछ बोलता, मिस जूली ने कॉल कट किया। हेल्पलेस फील करते हुए नक्श ने अपना सर हिलाया। वो समझ गया था कि मिस जूली को क्या मदद चाहिए थी, इसलिए वो अनीका और प्राची की ओर लेकर देसाई एंटीक एम्पोरियम पहुंच गया। जैसे ही वो स्टोर में घुसा, उसने देखा कि बहुत सारे लोग एक टेबल के आजू बाजू खड़े होकर धीमी आवाज में फुसफुसा रहे हैं, यह आखिर है क्या? मैं भी नहीं बता सकता। इसका अपीयरेंस बहुत ही खूबसूरत और साफ है। एंसेंट जमाने का तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता है। मुझे लगता है कि ये मॉडर्न इमिटेशंस है। मुझे भी ऐसा ही कुछ लगता है। 10 से ज़्यादा एंटीक शॉप ओनर्स के डिस्कशन के बीच नक्श भीड़ को चीरते हुए अनीका और प्राची को लेकर आगे पहुंचा। मिस जूली टेबल पर रखे एक हीरे के टुकड़े को चौंकते हुए घूर रही थी। वो अपने ही ख्यालों में खोई हुई नजर आ रही थी। तुम इसे कितने में बेचने को सोच रहे हो? मिस जूली ने सीधा देखते हुए पूछा। मैडम, ये मेरे परिवार का आखिरी ट्रेजर है। अगर अर्जेंट में मुझे पैसा नहीं चाहिए होता तो मैं इसे कभी बाहर नहीं निकालता। एक जवान लड़का जिसकी नाक बहुत तीखी थी और गाल पूरे लाल थे, उसने आगे कहा, मैं इसे पूरे 5 करोड़ रुपए में बेचना चाहता हूँ। ठीक है, 5 करोड़? क्या तुम मजाक कर रहे हो? नक्श, ये सब क्या चल रहा है? तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए हो और तुम्हारा यहाँ क्या काम? समझ नहीं आता कि तुमने आजकल क्या क्या शुरू कर दिया है। धीमी आवाज में अनीका ने नक्श से शिकायत की। अरे रुक जाओ बीबी, ज्यादा समय नहीं लगेगा। ये भी मेरे काम का हिस्सा है। नक्श ने अपनी रियल्टी की एक परत निकालते हुए कहा, जिसे सुनकर अनीका शॉक्ड और कंफ्यूज्ड हो गई। तुम इस फालतू की चीज को 5 करोड़ रुपए में बेचना चाहते हो? मुझे तो लगता है कि इस टूटे हुए नगीने की कीमत 5 लाख रुपए भी नहीं होगी। ओ भाई, तेरे इस कचरे को उठा और जल्दी से यहाँ से निकल। एंटीक शॉप के ओनर्स ने उस जवान लड़के को बाहर का रास्ता दिखा दिया था। नक्श की आंखें भी उस टेबल पर जमी हुई थी। वो टुकड़ा जो हीरे की तरह लग रहा था, उसका पैटर्न वाकई में बहुत खूबसूरत था। हालांकि उसका कलर बहुत ही मैशी था, कुछ हरा था तो कुछ गहरा पीला। साथ ही साथ उसके कॉर्नर्स में जंग भी लगा हुआ था। क्या ये आइटम भी खुदाई से तो बाहर नहीं निकाला है? जब नक्श ने उस टुकड़े को पहली बार देखा तो उसके दिमाग में तेजी से हरकत होने लगी। तुरंत ही नक्श ने उस जवान लड़के से पूछा, क्या कीमत है इसकी? अभी तो मैंने तुम्हें बताई, 5 करोड़ रुपए। इम्पेशेंट होते हुए इस लड़के ने कहा, ठीक है, मैं इसे ले लेता हूँ। स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हुए नक्श ने कहा। जैसे ही नक्श के मुंह से वो शब्द बाहर आए, वैसे ही आजू बाजू जितने भी लोग थे, उन्होंने अपनी बहस शांत की और नक्श के पीछे पड़ गए। ये लड़का कहाँ से आया है? 5 करोड़ रुपए में एक कबाड़ खरीद रहा, बेवकूफ। मुझे तो लगता है कि इस लड़के का दिमाग पूरा ढीला है। ये हीरे का टुकड़ा फेक है। कुछ एंटीक शॉप्स के ओनर जो नक्श को पहले से जानते थे, उन्होंने अपना मुंह बंद रखा और बस गहरी सांस लेते हुए तमाशा देख रहे थे। हालांकि मिस जूली अभी भी चौंकते हुए उस हीरे के टुकड़े को देख रही थी। कहीं ना कहीं उसे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो उस गड़बड़ को पहचान नहीं पा रही थी। क्या वाकई में कोई गड़बड़ थी, या फिर नक्श की कैलकुलेशन फिर से काम करेगी? क्या वो टुकड़ा हीरा था या कुछ और? नक्श की आइडियोलॉजी जानकर अनीका की तरफ से कैसा रिएक्शन देखने को मिलने वाला था? क्या होगा जब अनीका को पता चलेगा कि नक्श मिस जूली के साथ भी काम करता है? क्या अनीका का कंफ्यूजन और बढ़ेगा? क्या नक्श से और सवाल जवाब होंगे? क्या नक्श अनीका के जाल में फंसेगा?